जी स्टूडेंट, मैं दोबारा से वेलकम बैक। मैं आपको दोबारा से मैं लेके जा रहा हूँ। ये बेसिकली यंग लेबर फोर्स को एम्फसाइज करिए, जरा इसको पढ़ें 1 मिनट के लिए, मैं इस पे बात करता हूँ। देखें यहाँ पे आपको कोड किया जा रहा है कि जापान, यूरोप, यूएसए आफ्टर 2020 चाइना आर गोइंग टू हैव aging population where the ratio of old to young people is going to increase। अच्छा, यहाँ पे जो बात की जा रही है बहुत सारी कंट्रीज की कि वहाँ पे 2050 में उनकी जो रेशोज होगा वो ओल्ड का बहुत ज्यादा होगा, यंग का कम होगा। अच्छा, अभी भी वहाँ पे है, ये नहीं है कि अभी भी नहीं है, अभी है, अभी भी है, ठीक है, मगर वो बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू कंट्रीज वेयर द रेशियो ऑफ यंगर पीपल टू द ओल्डर वंस इज गोइंग टू इंक्रीज। अच्छा, ये कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा कंट्री है, मे बी कि बांग्लादेश भी हो इसमें, ठीक है, एक आध कोई और भी हो, कि वहां पे ये रेशो बढ़ रहा है, कि ओल्ड का और यंग का जो रेशो है वो इंक्रीज हो रहा है। मगर बाकी जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज की बात हो रही है, उनका ये रेशियो कम हो रहा है, यानी यंगस्टर कम हो रहे हैं और बूढ़े लोग ज्यादा हो रहे हैं। पाकिस्तान में और इंडिया में, या मे भी एक आध और कंट्री, जैसे बांग्लादेश की मैंने एग्जांपल दी है, वहां पे जो ये रेशियो है, यहाँ पे जो रेशियो है वो यंगस्टर्स का बढ़ रहा है, और वहां पे क्या हो रहा है, वो ओल्ड्स का बढ़ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि नहीं? अगर आप अपने यंगस्टर्स को फिर उसको यूटिलाइजेशन है ना, अगर आपके पास लेबर फोर्स, यंग लेबर फोर्स है, तो आप उनको स्किल्ड करके यूज करेंगे ना इंडस्ट्री में। अगर आप यूज नहीं करते तो फिर आपका ड्रॉबैक है ना। इफ वी टूल दीज यंग मेन एंड वुमेन properly, we increase the female labor force participation, give them skills and knowledge, they can become the labor force for the rest of the world। अच्छा, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी रोल प्ले कर सकते हैं, और ये आपकी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ये उसमें भी रोल प्ले कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने जो मेन हैं उन्हीं को ही आप स्किल्ड करें, आप अपनी जो लेडीज हैं उसको भी एजुकेट करें, उनको भी अच्छा इंजीनियर बनाएं, अच्छा डॉक्टर बनाएं, और उनको भी स्किल्ड वर्कर बनाएं, और वो भी सोसाइटी में रहते हुए और एक पॉजिटिव रोल प्ले करे, ठीक है। तो उसमें यह है कि वो भी एक पॉजिटिव रोल प्ले करे। तो अगर आप कल को देखिए, माइक ऑफ कर लें प्लीज, काइंडली माइक ऑफ कीजिएगा। अच्छा देखें, उसमें होता क्या है, अब मैं आपको इसको बात करके एक और बात की तरफ आ रहा हूँ। दिस विल गिव अ बिग बूस्ट टू पाकिस्तान इकोनॉमी। अच्छा देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान में एक बन रहा है, सी पैक बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल एक कॉरिडोर बन रहा है। अच्छा, उससे क्या होगा? कोई कुछ किसी को नॉलेज है, थोड़ी सी बात कर सकता है कि आपकी अब ये मैप में आप देखिएगा कि आपके जो पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज है जो चाइना के साथ अटैच हो रहे हैं, वहां से जो है वो एक कॉरिडोर स्टार्ट होगा चाइना से, और ये पाकिस्तान की जो ये जो है ना पूरे पाकिस्तान से होता हुआ ये आएगा ग्वादर पोर्ट पे। अच्छा, ग्वादर पोर्ट पे जब आएगा ये रोड बनेंगे और पूरे पाकिस्तान में रोडों का जाल बनेगा। मोटरवेज आपने देखे होंगे, मोटरवेज में आपने सफर भी किया होगा। ये जो नॉर्दर्न एरिया से जो आपका चाइना से स्टार्ट हो रहा है और ये आ रहा है, इससे इकोनॉमी पे, हमारी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा? पहली बात है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, इस पे बात करें जरा। चाइना ये कॉरिडोर क्यों बना रहा है? सर, ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है इनकी मार्केट काफी स्ट्रांग है। चाइना यहाँ माल पहुंचाना चाहता है जल्दी, वक्त बचा के, अपने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस बचा के। तो वो हमारे चैनल को यूज कर रहा है, गवादर वाले चैनल को। मैं मिडिल ईस्ट कंट्री में माल यहाँ से अच्छा पहुंचा सकता हूँ। अच्छा देखें, बड़ी अच्छी बात की। क्या नाम था आपका? सर सलार। सरार, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा देखें, हो ये रहा है कि मैंने आपका नाम नहीं देखा था, अभी देख लिया। देखें, इसमें यह था कि अगर आप मैप देखेंगे ना चाइना का, तो चाइना का जो जो
सी पोर्ट्स हैं, जो समुद्र है वो काफी दूर उसको पड़ रहा है, यानी अगर वो उसके उसकी कंट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रही है, और पता है आपको इस वक्त चाइना इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और हर चीज को बना रहा है, तो उसको जो है, अच्छा इस पे सी पैक पे हम बाद में भी बात करेंगे, हम मैं जरा सी पैक पे बात अभी नहीं करूंगा, ठीक है। सी पैक पे हमने एक सेशन रखने हैं अपने बाद में। तो चाइना जो है वो अगर चीजें बना के और अपनी पोर्ट के थ्रू वो भेज रहा होता है, तो उसकी एक तो उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, और एक तो उसका टाइम भी लग रहा है। तो चाइना ने ये देखा है कि इस तरफ जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, अगर इस तरफ जो है इस चैनल को वो यूज करे, तो उसको बहुत ज्यादा जो है इसको एक टाइम टाइम सेविंग भी होगा। अच्छा ये चीज आपको नक्शे में समझ में आएगी, आप प्लीज ये नक्शा देखिएगा, ये एशिया का, तो आपको समझ में आ जाएगी कि चाइना ये क्यों कर रहा है। तो यहाँ से जो है उसको ये रोड बना के उसको पोर्ट्स एक इजीली उसके लिए अवेलेबल होगी, और बहुत ज्यादा उसका टाइम सेविंग होगा, और उसकी कॉस्ट बचे। देखिए अगर एक एक सामान उसका 5 दिन में वहां पहुंच रहा है, और एक सामान उसका एक दिन में पहुंच रहा है, तो एक दिन के पैसे खर्च हो रहे हैं ना। अगर डिस्टेंस कम होगा, अगर अगर डिस्टेंस कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन की, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन कम होगी तो कॉस्ट में कमी आएगी नहीं आएगी, आएगी ना। अगर ट्रांसपोर्टेशन जो है सस्ती होगी तो कमी आएगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन 5,000 खर्च हो रही है, और वही ट्रांसपोर्टेशन आपकी 1,000 रुपया खर्च हो रही है, क्योंकि आपका टाइम कम लग रहा है ना, रास्ता छोटा हो गया। अच्छा एक और चीज भी है कि इसमें अगर आप सी पैक को देखें, तो इसमें 26 इकोनॉमिकल जो है वो इंडस्ट्रीज जोन बन रहे हैं, पता है आपको? ये बात किसको नहीं पता है? हेलो। अच्छा इकोनॉमिकल, ये जो इंडस्ट्रियल जोन है, ये जहां जहां से ये मोटरवेज गुजरेंगी, वहां वहां पे इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे। जैसे आपने कराची में देखा होगा कि साइड का एक इंडस्ट्रियल जोन है, जिस तरह से कुरंगी इंडस्ट्रियल जोन है, इस तरह से इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे। अच्छा आपको पता है कि खाली चाइना ही अब यहाँ से नहीं आएगा, अगर रशिया है, रशिया को अगर आप स्टडी करें, तो रशिया के पास जो समुद्र है वो तकरीबन पूरा साल जो है वो जमा रहता है, ठीक है, पता है आपको? उसके पास गर्म पानी नहीं है, उसके उसके जो समुद्र है वो ग्लेशियर में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो उसके उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज्यादा एक डेवलप कंट्री तो है, मगर उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अपने समुद्र यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा उसके जो समुद्र है वो उसमें है, बर्फबारी की वजह से बंद होते हैं, ठीक है ना, ठंड की वजह से। तो वो यानी कि एक गर्म पानी नहीं है उसके पास, नहीं है। तो उसकी पूरा साल जो जो पोर्ट्स हैं वो फंक्शनल नहीं रहती, तो उसको भी इधर से करना है, उसको भी नजदीक पड़ेगा। इस तरह और बहुत सारे कंट्रीज हैं। अच्छा अब जो रशिया था, वो आपको पता टूट गया था, और उसकी जो 17 रियासतें बनी थी, 17 रियासतों में से आपकी 13 मुस्लिम रियासतें हैं। तो वो सारी की सारी जो है वो यहाँ से ट्रेड करेंगे, क्योंकि उनकी ये जगह नजदीक पड़ती है। तो इसमें चाहे तो बाद में अफगानिस्तान भी आ सकता है, अफगानिस्तान के बाद भी आपको पता है कि नहीं है, समुंदर नहीं है। चाहे तो ईरान भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छा चाहे तो ये आपके और भी जो कंट्रीज हैं जो इस तरफ हैं, ठीक है, वो भी आ सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है कि हमारे कॉरिडोर को यूज करें। हमारे जो कॉरिडोर को यूज करेगा, जाहिर है वो टैक्स देगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी। अच्छा जो फैक्ट्रीज लगाना चाहता है वो अपनी फैक्ट्री यहाँ भी लगा लेगा। अब देखो चाइना अपने मुल्क में चीज बना के बेचेगा, दूर पड़ेगी, पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्री लगा लेगा, आसान पड़ेगी। अच्छा रशिया भी यही करेगा, और कंट्री भी यही करेंगे, तो पाकिस्तान में फैक्ट्रीज भी लगेगी, इंडस्ट्री भी लगेगी, पैसा भी आएगा, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो फायदा होगा। तो उसके लिए लेबर फोर्स तो हमारे पास अगर बूढ़े होंगे तो क्या होगा, ये लोग नहीं होंगे तो क्या होगा, हमें बाहर से बुलाएंगे? हमारे पास ऑलरेडी लेडी लेबर फोर्स है, यंग लेबर फोर्स है। आपने देखा होगा अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, पता है? हेलो। यस सर, हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बीबीए में भी पढ़ा रहे। पढ़ा रहे हैं कि कल को आपने चाइनीज के साथ काम करना है, चाइनीज यहाँ आके इंडस्ट्री लगाएगी। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई कंपनी है, चाइनीज की कंपनी है, वो अपनी अपनी वहां पे अगर माल तैयार कर रही है चाइना में, और पाकिस्तान में फैक्ट्री लगा लेगी, तो फायदा का उसको फायदा जहाँ यहाँ होगा या वहां होगा? यहाँ होगा ना। देखो जहां जहां से ये रोड गुजरेगा, कुछ पंजाब के एरिया से, कुछ केपी के एरिया से, कुछ सिंध के एरिया से, और कुछ बलूचिस्तान के एरिया के, वहां वहां वो फैक्ट्रियां लगेंगी। तो ये लोग उनको चाहिए होंगे ना, हर तरह के लोग चाहिए होंगे ना। तो ये हमारी लेबर फोर्स हमारे पास अगर यंग नहीं होगी तो क्या होगा? हमारे पास लोग हैं, हम इनको ट्रेन करें और वहां पे खपाएं इनको। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये जितने भी कंट्रीज हैं जो जो डेवलप कंट्रीज हैं, ये मैंने 13 आपको बताया रशियन कंट्रीज हैं,
और खुद मेन रशिया भी है, वो सारे अगर यहाँ पे आगे इंडस्ट्री लगाते हैं, चाइना लगाता है, तो क्या होगा? ये 26 सिर्फ इकोनॉमिकल ये इंडस्ट्री जोन बन रहे हैं। फिर आपके जो पावर सेक्टर के प्रॉब्लम्स हैं, ये भी इनको सॉल्व करने पड़ेंगे। आई थिंक उज्बेकिस्तान ने, पता नहीं किसने, पाकिस्तान को गैस और पेट्रोल की ऑफर की, क्योंकि उनको ये कॉरिडोर यूज करने हैं। उनको चाहिए कि पाकिस्तान में बिजली के मसाइल ना हो, उनको चाहिए कि ये जो है आपके पावर की मसाइल ना हो, दहशतगर्दी की मसाइल ना हो। वो खुद चाहेंगे और पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है। ठीक सर है ना? ये कहा जाता है कि कोरिया की जो पोर्ट है ये भी चाइनीज ने बनाई, फिर बाद में उनसे जो मुआहदा हुआ उसके बाद आज ये पोर्ट जब वो बिल्कुल खसारे में आ गए तो फिर उन लोगों ने ये पोर्ट कब्जा कर ली। ये अब इसका तो बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो कोरिया, कौन सी कोरिया की पोर्ट है मैं नहीं जानता हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम सुना। कौन सी, नाम क्या है उसका? सर कोरिया में भी इसने पोर्ट बनाई थी और वहां पे इसने ऐसी जैसे पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया कि नाम क्या है इतने उसका? 30 to 40 नाम क्या ईयर्स है? का। सर मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। हाँ ठीक है। वो वियतनाम का, अगर वियतनाम की है तो वियतनाम तो इनका पहले हिस्सा था, इनका पहले चलते से बड़ा कश्मीर है ना, तो वियतनाम के साथ मसला चल रहा था, वहां हुआ है ये कुछ उन्होंने किया है। बाकी मेरे हाल में मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। तो बाकी वो जो भी है वो इसको हमें, इसको फ्यूचर में देखना भी चाहिए कि हमें सारे जो एग्रीमेंट्स करें वो सिक्योर होके करें। मगर मेरा इस वक्त जो हमारा फोकस है वो है यंग लेबर फोर्स। अगर ये सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती हैं तो हमारी जो यंग लेबर फोर्स है उसकी पाकिस्तान में कमी नहीं है। हमारा फोकस टॉपिक का ये है। ऐसे ही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? अगर इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती हैं तो हमारे पास माशाल्लाह यंग लेबर फोर्स है। हमें बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम जो है ना इंडिया से लोग मंगवा रहे हैं या बांग्लादेश से मंगवा रहे हैं जैसे और कंट्रीज में होता है। ठीक है ना? हमारे पास लोग अपने ही काफी है माशाल्लाह। नेक्स्ट में क्या है? गवर्नेंस, डिवोशंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, अब ये क्या है कि ये भी एक सोल्यूशन है कि as the population is increasing, one cannot govern Pakistan sitting in Islamabad, Karachi, Lahore, Peshawar or Quetta. One has to devolve powers, decentralize and delegate authority, provide resources to the local district government so that they can take decision at their own. अच्छा मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में कितनी तरह की गवर्नमेंट्स हैं, पहले ये बताएं। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट्स हैं वो कितनी तरह की हैं? स्ट्रक्चर क्या है सर गवर्नमेंट दो का? तरह की, सूबाई और वफाकी। नहीं, एक और भी है। एक सिटी गवर्नमेंट भी है। बल्दियाती। हाँ, सिटी सिटी गवर्नमेंट। बल्दियाती। हाँ, बल्दियाती। पाकिस्तान में बल्दियाती गवर्नमेंट, एक एक फेडरल गवर्नमेंट है, एक सूबाई गवर्नमेंट है और बल्दियाती गवर्नमेंट है। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस्लामाबाद में जो जो गवर्नमेंट होगी वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करती है, तो कुछ पावर्स उसके पास है। ठीक है? और वो पूरे पाकिस्तान के जो भी मामला हैं उसमें इंटरफेयर डायरेक्टली कर सकती है। यानी चाहे वो बल्तिस्तान का मसला हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर का हो, या वो सिंध में हो, या पंजाब का हो, या केपीके का हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, वट एवर, जब वो आपके फाटा को, वो वहां पे इंटरफेयर, उसको उस पास एक लीगली राइट होता है, वो इंटरफेयर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन राइट उसके पास होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास गवर्नमेंट्स हैं वो कौन है? सूबाई गवर्नमेंट्स हैं। सूबे सूबे की, यानी कि सिंध की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान की अलग गवर्नमेंट है, केपी की अलग है, पंजाब की अलग है। अच्छा, पंजाब की गवर्नमेंट सिंध में, या सिंध की गवर्नमेंट बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान गवर्नमेंट केपीके में, केपी की गवर्नमेंट पंजाब में इंटरफेयर नहीं कर सकती। ऐसा ही है ना जी? तो उनके पास अपनी अपनी एक अथॉरिटी है जिसमें वो मैनेज कर रहे हैं। इसी मैनेज करने को हमने एक चीज देते हैं, इसको कहते हैं गवर्नेंस करना। अच्छा, और उसके बाद शहरों की गवर्नमेंट्स होती हैं। कराची है, उसकी शहर की गवर्नमेंट है। अच्छा, जिसको आप बल्दियाती कह रहे हैं, लाहौर की है, हैदराबाद की है, सक्खर की है, कोयटा की है, पेशावर की है, फैसलाबाद की है। हर शहर की भी गवर्नमेंट्स होती हैं और इनके अपने अपने जो है वो एक लीगल राइट्स होते हैं, इसकी एक लिमिटेशंस होती हैं, और इनका आइन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गिवन होता है कि इनकी क्या क्या इनके पास पावर्स है। तो ये जो मैनेज करते हैं अपने अपने एरिया में रह के, इसको कहते हैं गवर्नेंस। तो जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है उसकी अपनी गवर्नेंस है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी गवर्नेंस है, और सिटी गवर्नमेंट की अपनी। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में कई दफा कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो कई दफा ये लोग आपके फेडरल गवर्नमेंट वाले सिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे, प्रोविंशियल वाले उस पे, फेडरल गवर्नमेंट पे या सिटी गवर्नमेंट वाले उस पे ये कर रहे होते हैं जी, हमारे पास तो
ये नहीं है तुम्हारे पास, वो नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं होता? हेलो, कि हमारे पास तो जी अथॉरिटी नहीं है, जो हमारे पास तो राइट नहीं है, हमें तो करने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसी चीजें नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक की अपनी लिमिटेशंस भी है, उसकी पावर्स भी है, अथॉरिटी भी है। उसको जो अच्छी तरह यूज कर रहा है उसी को हम गुड गुड गवर्नेंस कहते हैं, जो नहीं करता वो फिर बैड गवर्नेंस है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं, चाहे वो फेडरल लेवल पे हो, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे हो, चाहे वो बल्दियाती या सिटी लेवल पे हो, उसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आइन, जितना अच्छा होता है उतना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका इकोनॉमी पे पड़ता है। और उसका जितना ही जो अगर जो उसका आपको पता होगा, अगर वो गुड गवर्नेंस सही नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है, तो वो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में। अच्छा, इसकी आसान सी मिसाल, इन्फ्लेशन बढ़ रही है पाकिस्तान में, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? हेलो। जी सर, बढ़ रही है। अच्छा, अब इसको जी निजाम आपने गवर्नमेंट किसको, फेडरल गवर्नमेंट को देंगे, परमेश्वर को देंगे, या उसको देंगे आप सिटी गवर्नमेंट को देंगे? फेडरल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को। अच्छा देखिए, इस वक्त अगर जो मिल्क है कराची में 130 रुपए का लीटर सेल हो रहा है, जो गवर्नमेंट की जो इस वक्त जो प्राइस है, जो सरकारी प्राइस है वो 94 की है। अगर 94 का मिल्क जो है, अगर वो 130 में सेल हो रहा है, तो आपकी जो जहरा के परचेजिंग पावर है वो इफेक्ट होती है कि नहीं होती है? आप मुझे बताएं ना, अगर आपकी परचेजिंग पावर अगर इफेक्ट हो रही है एक आम इंसान की, तो सोसाइटी के अंदर इन्फ्लेशन जो बढ़ा उसकी वजह से उसकी परचेजिंग पावर जो है डिस्टर्ब हुई है, तो क्या इकोनॉमी पे उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएंगे? अच्छा, इसी तरह से आप देखें ना, आपकी गोश्त है या आपकी और आटा है, चीनी है, जो आप, मैं एक नॉर्मल क्वांटिटीज की बात कर रहा हूँ जो उसकी यूज में है। आप देखें ना, आप इस वक्त चिकन की जो प्राइसेस है, या जो हमारा, अच्छा देखिए, आपको पता है कि आपकी शुगर है, शुगर 100% पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट्स है। अच्छा, आपकी जो आटा है 100% है, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये डॉलर का इम्पैक्ट नहीं होते, उसके बावजूद भी वो अगर वो उसकी प्राइसेस डबल होती हैं, तो क्या एक आम आदमी की परचेजिंग पावर पे ऊपर इफेक्ट आता है कि नहीं आता? मुझे बताएं, नेगेटिव पता है मुझे जरा। हेलो, क्या है कि आम इंसान की परचेजिंग पावर के ऊपर इफेक्ट आता है कि नहीं आता? मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है आपको? जी आता सर, है। आता है। अच्छा, उसकी अगर परचेजिंग पावर पे आएगा, और उसने अगर कोई, हमने पिछले स्लाइड में बात की थी सेविंग, हम ज्यादा खर्चा करते हैं, सेविंग कम करते हैं। तो हमने सेविंग इसलिए करते हैं कि उसको री इन्वेस्ट करना है। अगर हमारी परचेजिंग पावर जो है इफेक्ट करेगी, तो हम जो है कोई चीज सेव नहीं कर सकेंगे। आप अपनी अपनी इनकम को जब सेव नहीं कर सकेंगे तो री इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे, जब री इन्वेस्ट नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी डाउन होगी। तो भाई ये चीजें भी हमने देखनी है। अब ये बेड गवर्नेंस में आती हैं चीजें, जिस लेवल पे भी गवर्नमेंट है उसका जो किरदार है उसको पॉजिटिव करना चाहिए। इसीलिए हर गवर्नमेंट जो है अपने काम करे और मामला को ठीक करे। अच्छा देखिए ना, आपके पास जो प्राइस कंट्रोल के जो इदारे हैं, या जो ऊपर लोग कमिश्नर्स बैठे हुए हैं, या उसके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, उनका काम है इसको सेट करें। अब जो जो चीज बैगी बेच रहा है उसकी जेब में तो पैसा जा रहा है, बाकी गरीब आदमी तो जो मेजोरिटी वो तो परेशान हो रही है ना। सिटी इन इस्लामाबाद वन कैन नॉट विजुअलाइज व्हाट इज नीडेड इन रूरल एरियाज। जो सिटी इस्लामाबाद में बैठा हुआ है वो विजुअलाइज नहीं कर सकता है कि रूरल एरिया, जो एक गांव का एरिया है, गरीब एरिया, उसमें क्या हो रहा है। बट द पीपल इन द रूरल एरिया नो एग्जैक्टली वेदर दे नीड वाटर, फर्टिलाइजर और फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। देखिए, जो बंदा वहां बैठा हुआ है, अब देखिए एक गांव है, उस गांव के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या इस्लामाबाद में जो प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ उसको पता चलेगा? तो क्यों ना गांव में भी एक गवर्नमेंट बना दी जाए। तो आपको पता है जो सिटी गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट उसमें मजीद टाउन में कन्वर्ट होती है, और फिर उसमें यूनियन कौंसिल में कन्वर्ट होती है। तो हर एक एरिया जो होता है, एक छोटा एरिया जो होता है, यूनियन कौंसिल होता है। एक टाउन में जो है वो तकरीबन अच्छा देखिए, कराची जो है, जो जो मुझे आइडिया है उसमें तकरीबन 18 टाउन है।
कराची को अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज कन्वर्ट करेंगे तो 5 डिस्ट्रिक्ट है, 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट है। वो सिस्टम उन्होंने खत्म कर दिया है। अब वो तकरीबन 18 टाउन है, जिसमें आपका लियारी टाउन है, ठीक है, नाजाबाद का टाउन आ गया, आपका सेंट्रल टाउन आ गया, आपका औरंगी टाउन आ गया, अच्छा आपका जो है ये कोरंगी लाडी टाउन है। इस तरह से ये टाउन्स बने हुए हैं, ठीक है। जमशेद टाउन है, 18 टाउन है, जो जो मेरी थोड़ी सी, जो मैं अगर मुझे गलती नहीं हो रही, और हर टाउन जो है उसमें 7 से 10 यूनियन काउंसिल्स है। यूनियन काउंसिल जो होता है एक एरिया होता है, ठीक है। अच्छा, उस यूनियन काउंसिल के अंदर जो है कुछ मे बी एक चेयरमैन होता है और एक नायब चेयरमैन होता है, और वो एक छोटे गांव की मिसाल दे सकते, 2-3 गांव को मिला के एक यूनियन काउंसिल बना दी, ठीक है। और वो यूनियन काउंसिल में एक चेयरमैन होगा, एक नायब चेयरमैन होगा उसका, उसमें कुछ लेबर काउंसलर होंगे और कुछ आपके जो है जनरल काउंसलर्स होंगे। तो वो सारे के सारे उस एरिया को, उसको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, गवर्नेंस करेंगे। उसके ऊपर फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एमपीए होगा, उसके ऊपर फिर एमएनए, नेशनल असेंबली का एमएनए होगा। तो ये एक गवर्नेंस का सिस्टम है, क्योंकि जो इस्लामाबाद में जो मेन बंदा बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, उसको नहीं पता चलेगा कि उस गांव में क्या मसाला है, मगर उस गांव का जो काउंसलर है, उस गांव का जो चेयरमैन है, उसको पता होगा, क्योंकि वो तो उसी जगह रहते हैं ना, वो तो उसी इलाके में रहते हैं। तो इस सिस्टम को ठीक करना है, डिसेंट्रलाइजेशन करनी है। बात समझ आ रही है? और आपकी गवर्नेंस सही नहीं होगी तो आपकी मैनेजमेंट सही नहीं होगी, तो आपके मामला ठीक नहीं होंगे। बात समझ आ रही है? तो ये एक सोल्यूशन है, और ये बहुत अहम सोल्यूशन है, सबसे अहम सोल्यूशन यही है, ठीक है। तो लेट अस डिवोल्व पावर्स टू द पीपल एट द ग्रॉस रोड लेवल। अच्छा, ग्रॉस रोड लेवल क्या है कि सिर्फ इस्लामाबाद में एक बंदा बैठ के सारी बातें करे, नहीं। एमएनएज हो, एमपीएज हो, सेनेटर्स हो, अच्छा उसके बाद सिटी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लेवल पे लोग हों, फिर सिटी गवर्नमेंट के लोग लेवल पे लोग हों, काउंसलर्स हो, इलाके के छोटे छोटे काउंसलर्स होते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा आपके एरिया जहां आप रहते हैं वहां पे भी यूनियन काउंसिल होती है, जो इलाके के छोटे छोटे मसाइल को हल करती है। तो इस लेवल पे आपको पावर्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मगर उसकी विद गुड गवर्नेंस के साथ, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस के साथ डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, तो मगर उसको बेहतर के साथ जब करेंगे तो उसके साथ बेहतर होंगे। देयर मस्ट अवेवर बी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, चेकिंग में बैलेंस भी होना चाहिए। जितना फंड दिया जा रहा है जिस लेवल पे भी, वो प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। करप्शन को रोकना होगा आपको। Of the local government by the provincial government and of provincial government by the federal government, but not interfere or uh, interfere or usurpation of powers। अच्छा देखिए, इसमें जो आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या आपकी फेडरल गवर्नमेंट है या आपकी सिटी गवर्नमेंट है, इसकी जो राइट्स है, इसकी जो लिमिटेशंस है, इसकी जो अथॉरिटीज है, इसकी जो पावर्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप जरा इंटरफेयर नहीं करेंगे उस मामला में, वो सारे की सारी चीजें गिवन है, ठीक है। तो ये भी एक सोल्यूशन है जो एक गिवन है। Also, if we do that, then a lot more can happen with same amount of resources which are being wasted today, and the economic growth rate can raise 6 to 7%। अच्छा, ये कुछ 6 to 7% हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है, इसमें बाद में बात करते हैं। अच्छा, कंक्लूजन, Pakistan and its people has a lot of potential, and we are blessed with a whole lot of natural resources. If the government plans wisely and the people work hard, the economy of Pakistan can be taken to a whole new level। अच्छा, अगर आपकी जो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, देखिए ये पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, और अगर हम जो है अपनी रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज करें और नेचुरल रिसोर्सेज को सही तरह यूज करें, तो और वाइडली हम फैसले करें, हर चीज को प्लान करें, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है। इस पे किसी को शक है? आपके पास पाकिस्तान में हर तरह की चीज है। देखें, आपके पास प्लेन एरियाज हैं, आपके पास डेजर्ट्स है, आपके पास समुद्र है, आपके पास माउंटेन्स है, आपके पास क्या नहीं है? आपके पास चारों मौसम है। अगर नहीं है तो अच्छी गवर्नेंस नहीं है, बैड गवर्नेंस है, करप्शन है। इस चीज को आपने ठीक करना। तो पोटेंशियल बहुत है, पोटेंशियल बहुत है। तो आपको मैं एक असाइनमेंट देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, कि आप लोग ने
चैलेंजेस को स्टडी करना है, उसको लिखना है और उसके सॉल्यूशंस देने हैं इकोनॉमी के। ठीक है, हेलो सर फिर से असाइनमेंट बता दें। अच्छा ये ऑफ करें, ये कुछ ये मैंने रिवीजन भी दी हुई है, मैं आपको असाइनमेंट बताता हूँ दोबारा से। लेट्स रिवाइज द स्टेप्स, let's revise the steps that we need to follow. We must change in national psyche and mindset. हमने अपना psyche change करना, mindset change करना। बिल्डिंग अप ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल को बिल्डिंग अप करना है। बिल्डिंग अप मतलब ये नहीं है कि और बच्चे पैदा करने, हमने उस बच्चों को बेहतर करना है, उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, उनको एक सोसाइटी का यूजफुल पर्सन बनाना है ताकि वो सोसाइटी के लिए नेगेटिव वो पर्सन बने। ठीक है, बिल्डिंग अप का मतलब पर्पस ये है कि आपके जो खास तौर पे आपके यंगस्टर्स हैं, तो बच्चा जो अब बच्चे को जो ग्रोथ है वो हर लेवल में बेहतर करते हुए वो यंगस्टर्स को एक पॉजिटिव रोल प्ले करवाना है आपकी इकोनॉमी के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, आपकी आपकी मुआशरे के लिए। इम्प्रूव द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हमने बात की कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे आ रही है, अब 10 साल के बाद पता नहीं क्या हो। आज जो हमारे पास मोबाइल फोन है, हम आज के मोबाइल फोन 10 साल से पहले कंपेयर करते हैं तो हंसते हैं, यार देखो इनके पास कैसे मोबाइल होते थे, 10 साल के बाद पता नहीं क्या होगा। तो हमने टेक्नोलॉजी को हर जगह यूज करना है, इंडस्ट्री में भी यूज करना है, एजुकेशन में भी यूज करना है, हर एरिया में यूज करना है। डेवलप मोर एंड क्वालिफाइड यंग लेबर फोर्स, हमने अपनी एक लेबर फोर्स जो है वो अच्छी डेवलप करनी है। ठीक है, वो यो यंगस्टर्स के बेस पे। वर्क एफिशिएंटली ऑन गवर्नेंस, डिवोशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है ना, ये वही बात जो मैं कर रहा था कि अच्छी गवर्नेंस के साथ, डिवोशन के साथ, सेंट्रलाइजेशन के साथ काम करना। We need to provide employment opportunity for young people and to train them in the kind of the skills which are needed not only by the national economy but also by the international economy. हमने अपनी जो यंग पीपल है उनको बहुत ज़्यादा ट्रेन करना है। अच्छा, ट्रेन करने का मतलब ये है कि उनको एजुकेट करना है और उनको बाकी चीज़ों का भी नॉलेज देना है और उसको एक ताकि वो इंटरनेशनल पाकिस्तान की नेशनल इकोनॉमी में या इंटरनेशनल इकोनॉमी में एक प्रॉपर रोल प्ले। अगर यहाँ पे कोई जॉब करता है तो उसमें पाकिस्तान का फायदा है, और वो बाहर जाके जॉब करेंगे तो उसमें पाकिस्तान का फायदा है, जो हमने बात कर ली है। जो बाहर जाके जो जॉब करता है वो भी तो पाकिस्तान में पैसा भेजेगा ना। द मोरल इज दैट द गवर्नमेंट एंड एवरी इंडिविजुअल इन द सिस्टम नीड्स टू प्ले देयर पार्ट टू हेल्प इन द इकोनॉमिकल प्रोग्रेस। खाली आप हर किसी को आपने नहीं करना, हमारा जो काम है हम उस काम को करें और बेहतर करें ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर से बेहतर हो। और इसको जो है किसी एक के ऊपर नहीं किया जा सकता कि फला या फला या फला, आप सब लोग अपना अपना रोल प्ले करें जहां जहां हम लोग मौजूद हैं। और मेरे ख्याल में जब हम हर बंदा अपने आप को ठीक कर लेगा तो सारा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। हमने किसी दूसरे को ठीक नहीं करना, हमने अपने आप को ठीक करना है। आप अपने आप को ठीक करें, आप दूसरों की फिक्र करना छोड़ें। ठीक है, आप अपने मामला ठीक कर लें, हर बंदा अपने मामला ठीक कर ले, ईमानदारी से काम करे, डेडिकेशन के साथ काम करे, जो भी असाइंड है। अगर वो कोई सफाई भी करता है, कोई अगर कोई अगर कोई बगी भी है, फॉर एग्जाम्पल मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो भी ईमानदारी से काम करे। और कोई अगर कोई इंजीनियर है तो भी ईमानदारी से काम करे, डॉक्टर है तो भी, टीचर है तो ईमानदारी से पढ़ाए, स्टूडेंट है तो ईमानदारी से पढ़े, हर बंदा अपने अपने काम ईमानदारी से करे, तो इसमें ही बेहतरी आएगी। खाली एक बंदे को जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है या कहीं भी बैठा हुआ है, हम कहिए गवर्नमेंट या फला फला, ठीक है उनका भी रोल होता है, पर हमने अपने आप को ठीक करना है, वो अपने आप को ठीक करे ना करे, अपने आप को ठीक करना है। ठीक है जी, तो ये कुछ लिंक्स हैं जहां से मैंने डेटा आपका एक्सट्रैक्ट किया था इस स्लाइड के लिए। तो ये आई होप कि आपको ये स्लाइड अच्छी लगी होगी और कुछ आपको फायदा हुआ होगा। जी, कोई बात करना चाहता है इस पे? हेलो सर असाइनमेंट के हवाले से बता दें। असाइनमेंट ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को चैलेंजेस क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या है। सर स्लाइड्स बनानी है। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल अपने ओन वर्ड में करें इसको, आप इसको नेट से सर्च करें और पाकिस्तान की इकोनॉमी को, अच्छा करंट डेटा होगा, डेटा करंट होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी की चैलेंजेस हैं, सॉल्यूशंस। मैं लिख दूं इसको? हेलो स्टूडेंट, मैं लिख दूं? सर समझ गए सर।
मैं ग्रुप में भी कर दूंगा इसको, ठीक है। तो ये आपका एक असाइनमेंट भी हो गया। अब कोई और बात करनी है तो कर ले। अच्छा, आपके कितने होते हैं, क्विज कितने होते हैं पूरे सेमेस्टर में? टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। सर 25 नंबर्स होते हैं सेशनल के, तो उसमें सब कुछ आ जाता है, क्विजेस, असाइनमेंट्स, अटेंडेंस। नहीं, ऑनलाइन आप क्विज कैसे दे रहे थे पहले? अटेंडेंस। हेलो। सर नहीं दिया था पहले। अच्छा, तो मैं अगर आपका ऑनलाइन जो है, अच्छा ये इसका सलार, इसकी पिक्चर्स ले लो, मुझे अटेंडेंस भेजनी है आपने, मेरे पास अभी भी अटेंडेंस नहीं है, तो पिक्चर इसकी मुझे सेंड कर दे। हाँ, क्या कह रहे थे आप? नहीं, क्विज कैसे लेते हैं आप लोग ऑनलाइन? नहीं, सर नहीं दिया था, अच्छा मैं आपको क्विजेस नहीं हुए अगर थे। गूगल फॉर्म पे ले लूं, गूगल फॉर्म पे ले लूं, जी सर ले सकते हैं। आपने गूगल फॉर्म यूज किया है सब लोगों ने? हेलो, ये माइक ऑफ कीजिएगा जिसकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा था कि आपने गूगल फॉर्म यूज किया है? नहीं सर। यस नहीं सर किया? गूगल क्लास में एक गूगल फॉर्म होता है, किया सर। अच्छा उसको भी अभी एग्जाम ले सकते हैं। गूगल सर, एक, कर लेंगे लिंक लिख कर। हाँ मैं आपको लिख ये सब दूंगा। कर। मैं एक गूगल के ऊपर एक बनाऊंगा, एक छोटा सा एग्जाम बनाऊंगा क्विज, और उसका एक लिंक जनरेट बाद में करूंगा। वो लिंक मैं आपको दे दूंगा। जब आप उसको लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा, ठीक है। वो एमसीक्यू, अच्छा वो एमसीक्यू बेस भी हो सकता है, वो आपका जो है वैसे भी हो सकता है। तो आपने उसको जो है ना मतलब जब आप फिल करेंगे, लिखेंगे और सबमिट करवा देंगे तो मेरे पास वो सबमिट हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, अगर आप क्विज में इंटरेस्टेड हो तो मैं हम क्विज ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। ओके सर। तो और कोई इशू है तो बताएं। हाँ, और ये मैं आपकी जो जितनी भी चीज है वो गूगल ड्राइव पे भी डाल दूंगा, ठीक है। गूगल ड्राइव का मैं सेटिंग कर दूंगा नेक्स्ट क्लास तक। तो ये असाइनमेंट जो है मैंने आपको दे दी है, मैं आपके इसमें ग्रुप में लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। ये असाइनमेंट 1 होगा, और एंड पे आपको प्रोजेक्ट भी रखेंगे। तो मैं क्लास को ऑफ कर दूं अभी? ओके सर। जी, क्लास को ऑफ कर थैंक दूं? यू सो मच सर। है, जी सर, जी सर कर दें। बात करना चाहते हैं कोई कोई किसी ओके को इशू है सर। तो बात करें। सर सर मैंने बात करनी है सर। जी करें। सर, अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो हमारी आप एक ही क्लास थोड़ी फिजिकल में ले लें, ताकि फिर हमें थोड़े से आइडियाज हो जाए क्या क्लास ले से लूं? रिलेटेड, और ओवरव्यू हम ले लेंगे क्लास से फिजिकल। दोबारा बोले। एक फिजिकल क्लास सर। सर, हमारी एक फिजिकल क्लास ले लें, क्योंकि हमें लग रहा है हम आपसे फिजिकल एक क्लास में थोड़ा ओवरव्यू में ज्यादा अच्छा सीख पाएंगे, अगर पॉसिबल हो तो। मैंने देखो, मैंने ये चीज रखी है आपकी यूनिवर्सिटी में। आप अपने चेयरमैन साहब से बात कर ले, मैं भी कहता हूँ, तो आप मेरी फिजिकल क्लास ही रख लें आप लोग। सर फिजिकल क्लास हो जाएगी तो बेहतर हो जाएगा। आप बात करें। अच्छा, क्योंकि सर हम आपकी कितनी क्लासेस फिजिकल हो रही है और जूम पे हो रही है? सर दो चार फिजिकल हो ऑनलाइन रही है, है, 4 2 जूम फिजिकल पे। है। हैं? 4 फिजिकल है और 2 जूम पे। चले, आप बात कर लें, अपने चेयरमैन साहब से बात करें और मुझे बताएं, ठीक है। सर ठीक है बात सर। की थी स्टार्ट में सूरज ने, लेकिन सर मुदस्सिर ने मना कर दिया था। कहा तक कि हमें ऊपर से ये रूल बना हुआ है कि 30% ही और 30% ऑनलाइन होगा और 70 फिजिकल। नहीं तो तो इस लिहाज से उन्होंने बनाया है। नेहा मेरी बात सुने ना, तो फिर वो हर क्लास को ऐसा कर देना, हर सब्जेक्ट को 30% ये कर दे, जूम कर दे, हर को कर देना, हमें भी कुछ फिजिकल कर दे, कुछ जूम कर दे, उनको भी कुछ फिजिकल कर दे, जूम कर दे। जी सर ये बात कर सकते हैं हम। अच्छा, आप ऐसा सर करें ना, मैं आपको बताता हूँ, आपने मिलना किन से है। आप सलमान सरवर साहब से मिले, आप उमैर बेग साहब से मिले। ठीक है सर। आप ये कहें कि सर कुछ क्लासेस में फिजिकल चाहिए, और कहिएगा हमारा टीचर विलिंग है। मैंने बोला जी हमें उनके साथ बड़ा मजा आ रहा है, और हमें लगता है कि फिजिकल क्लास में ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके ठीक है। सर। देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं खुद भी विलिंग हूँ इस चीज में कि फिजिकल क्लास हो तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है।
हाँ सर, कम से एक तो होना चाहिए फिजिकल। अब आप बात करें। सर ये फर्स्ट क्लास है हाँ। ऑनलाइन जिसमें हम बहुत सर आपकी आवाज बड़ी पावरफुल है सर, खलील रहमान कमर की तरह। नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आपकी ये पहली क्लास है, क्या हुआ इसमें? सर हम ये पहली क्लास है जूम की, जो हम जो है इंटरटेन होके थोड़ा पढ़ रहे हैं, वरना सर बोरिंग हो जाते हैं। अच्छा, मैंने तो आपको कोई खास इंटर अभी नहीं किया, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी क्लास अगर फिजिकल होगी तो फिर ज्यादा मजा आएगा हमें। जी सर। तो आप ऐसा करें ना, उनको कहीं कुछ सेशन फिजिकल रख ले, तो आप करें, मैं भी बात करता हूँ, ठीक है? आपकी बात की इंपोर्टेंस होगी, मेरी नहीं होगी, ये ख्याल रखिएगा इस बारे में। कुछ चलिए ठीक सेशन है रख सर, ले मैं आप। करता हूँ बात। ठीक है, कुछ सेशन रख लेते हैं हम लोग, ठीक है? ओके तो फिर सर। अभी इजाजत है, अपना ख्याल ओके रखें, सर। आपकी नेक्स्ट क्लास भी है, ठीक है? ये सेशन एंड होने वाला है किसी वक्त भी, ठीक है? एंड कर दूं मैं इसको? जी ओके, सर। थैंक यू सर। मुझे यस सर, बताएं। अल्लाह हाफिज सर। ओके, अल्लाह थैंक यू हाफिज। ओके, सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा मुझे। ठीक है।